क्या होता है जब कोई सुपर पावर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अपनी पूरी वॉर स्ट्रैटेजी ही बदल दे? ईरान के साथ हाल के संघर्ष में हमने बिल्कुल यही देखा। जो एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन की तरह शुरू हुआ, वो देखते ही देखते टोटल सरेंडर की मांग में बदल गया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो चलिए इस पूरी स्थिति की परतों को खोलते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसे मिशन से हुई थी जो ऊपर से देखने में तो काफी सीधा और साफ लग रहा था। 28 फरवरी को जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो लक्ष्य बिल्कुल साफ और सीमित लग रहे थे। सारा फोकस ईरान की मिलिट्री क्षमताओं पर था, उसकी सरकार पर नहीं। जो शुरुआती प्लान था, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिलिट्री ताकत को टारगेट करने पर फोकस था। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मकसद सरकार गिराना नहीं था, जो कि सोचिए कितना बड़ा और मुश्किल काम होता है। ये मैसेज ईरानी लोगों को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए था। मतलब ये था कि अमेरिका सैन्य खतरों को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके बाद ईरान के लोग अपने देश का भविष्य खुद तय कर पाएंगे। लेकिन ये जो शुरुआती क्लैरिटी थी ना, वो बहुत जल्दी ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स के जाल में उलझ गई। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से ही इस हमले के लिए अलग-अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे तर्क सामने आने लगे। पब्लिक में हमले का जो कारण बताया गया वो था एक आसन्न खतरा। लेकिन जब पेंटागन ने ही बंद दरवाजों के पीछे इस बात को खारिज कर दिया, तो फिर पूरे मिशन की नीयत पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। ये टाइमलाइन उस वक्त की स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ दिखाती है। सोचिए, 3 दिन के अंदर 3 अलग-अलग कहानियां सामने आईं। इससे पता चलता है कि टॉप लेवल पर भी इस एक्शन को लेकर कोई एक राय थी ही नहीं। तो सवाल यह है कि सारा कंफ्यूजन एक बड़े टर्निंग पॉइंट तक कैसे पहुंचा? वेल, 5वें दिन मिशन का दायरा और मकसद दोनों ही ड्रामेटिक तरीके से बदल गए। तीसरे दिन डिफेंस सेक्रेटरी ने जोर देकर कहा था कि लक्ष्य लिमिटेड हैं। उन्होंने साफ किया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, और ये ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से ये एक बहुत ही विवादित कदम होता। और फिर बिल्कुल चौंकाने वाले अंदाज में ठीक 48 घंटे बाद वही ऑफिशियल एक पूरा पॉलिसी यू टर्न अनाउंस करते हैं। अब गोल साफ तौर पे ईरानी शासन को हराना था। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये अमेरिकी पॉलिसी में एक अचानक और पब्लिक में किया गया बदलाव था, जिसने दुनिया भर के सहयोगियों और जानकारों को सच में हैरान कर दिया। अब जब सत्ता परिवर्तन ऑफिशियल लक्ष्य बन गया, तो अमेरिका की मांगें और भी बढ़ गईं। अब बात सिर्फ शासन को हटाने से आगे बढ़कर पूरे कंट्रोल की तरफ बढ़ रही थी। 6ठे दिन तक मकसद सिर्फ ईरानी सरकार को हटाने से आगे बढ़कर एक नया नेता व्यक्तिगत रूप से चुनने तक पहुंच गया था। ये तो किसी देश की संप्रभुता का एक ऐसा उल्लंघन था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, और इसने संघर्ष को और ज्यादा भड़का दिया। और फिर आया 7वां दिन। इस दिन आखिरी मांग रखी गई, बिना शर्त आत्मसमर्पण। ये एक ऐसी शर्त है जो आमतौर पर सिर्फ एक पूरी जंग के खत्म होने पर ही देखी जाती है। और इसी के साथ एक नया नारा भी सामने आया, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये नारा, जो एक घरेलू राजनीतिक अभियान से लिया गया था, एक साफ इरादे का संकेत दे रहा था। ईरान को अमेरिकी मॉडल के हिसाब से पूरी तरह से फिर से बनाना, यानी एक तरह का नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो इन बढ़ती हुई मांगों के सामने ईरान ने कैसे रिएक्ट किया? क्या वो दबाव में आ गया? बिल्कुल नहीं। ईरान ने इन मांगों को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस इनकार ने एक खतरनाक गतिरोध पैदा कर दिया, जिसमें कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। घटनाओं के इस सिलसिले ने दोनों देशों को एक ऐसे टकराव के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कोई आसान समाधान नहीं दिखता। बड़ा सवाल यही है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे। तो जो एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक अनिश्चितकालीन संघर्ष बन चुका है, बिना किसी साफ अंत के। जीत की परिभाषा ही क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस अनिश्चितता के नतीजे पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।